हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको सामान्य हिंदी में विगत वर्षों में पूछे गए परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए थे उन्हीं को आज हम व्याख्यात्मक उत्तर सहित आपको हल कराएंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो में आपको उच्चारण स्थान एवं स्वर से संबंधित प्रश्न को हल कराया है। आज हम आपको व्यंजन से संबंधित प्रश्न को हल कराएंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए चलते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जो ज है वो आपकी महाप्राण ध्वनि नहीं है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसी प्रकार वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ व्यंजन भी आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अतः स्पष्ट है कि ज आपका महाप्राण व्यंजन नहीं बल्कि अल्प प्राण व्यंजन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो आप सीधे बता सकते हैं कि निम्न में ग जो है वो आपका अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो हमने आपको बताया है कि प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सी जो है, सी में आपका जो भ दिया हुआ है वो आपका महाप्राण व्यंजन है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। बताइए कौन सा इस चारों ऑप्शन में महाप्राण वर्णों वाला समूह है? तो ए। ख, छ और ठ जो है वो आपका महाप्राण वर्णों वाला समूह है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इससे पहले हमने आपको बता ही दिया है कि दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो आपका महाप्राण कहलाता है तथा पहला, तीसरा और पांचवा जो आपका वर्ग है उसमें जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप एक ट्रिक में जान जाइए कि महाप्राण 24, अल्प प्राण 135। मतलब महाप्राण मतलब 24 का कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और 135 से तात्पर्य ये है कि प्रत्येक पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग है उसमें जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके अल्प प्राण होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो एक चीज़ मैं और यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि संघर्षी मतलब ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है तो आप वहाँ बताएंगे कि मतलब चार व्यंजन जो होते हैं कौन कौन से? श, ख, श, ह ना। ये चारों व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? संघर्षी तथा ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। संघर्षी को ही ऊष्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पर्श संघर्षी की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो स्पर्श संघर्षी होते हैं वो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर संघर्षी के साथ स्पर्श जुड़ा हुआ है तो आप तुरंत बता देंगे कि च वर्ग का जो भी अक्षर है पांचों उसी में से अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वही उसी 5 व्यंजन में जो भी वर्ड दिए होंगे वही आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। तो निम्न में कौन सा स्पर्श संघर्षी है? तो आप बता सकते हैं कि ज जो है वो स्पर्श संघर्षी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो संख्या है स्पर्श व्यंजन की वो 25 है। कितनी है? 25 है। और कहाँ से कहाँ तक के व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो क से लेकर म तक के सभी व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं कि क, र, ल, ह और य, स, द, र और ह, श, र, ब। ये किसी भी कोई भी खाली
आपको ए में एक वर्ग दिख रहा है क वर्ग, बाकी किसी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। लेकिन सी ऑप्शन देखिए, इसमें क वर्ग है, च वर्ग है और प वर्ग है तथा द जो है वो आपका आता ही है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये 2016 में जो है वो ग्राम पंचायत अधिकारी में भी पूछा गया है, ये यूपी टेट में भी पूछा जाता है, बिहार टेट, एमपी टेट, कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आपका आता है तो उसमें ये चीज़ें, ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। इसमें 2 जो होते हैं वो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, हिंदी में 2 अयोगवा होते हैं एवं 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं। इनमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में अगर कुल वर्णों की संख्या पूछता है तो आप 52 बताएंगे, अगर मूल व्यंजन की संख्या पूछता है तो आप 33 बताएंगे, अगर मूल स्वर की बात करता है तो आप 11 बताएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है, मतलब कौन सा व्यंजन उसमें है, तो आप तुरंत बता देंगे कि जो ह है वो आपका उसमें या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। र का विवरण क्या है, र जो है वो वर्तस्य है। इससे पहले हमने आपको जब वीडियो में पढ़ाया था तो वर्तस्य व्यंजन की बारे में आपको बताया था। तो र जो है एक वर्तस्य व्यंजन है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप ये चीज़ें एकदम अच्छे से कहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक लाइन में साइड में कहीं लिख लीजिए और उस पर स्टार बना दीजिए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो य और व जो है वो आपका अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। ल जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। झ जो होता है वो तालव्य सघोष महाप्राण के अंतर्गत आता है। और जो स है, जो बड़ा स है, वो तालव्य अघोष महाप्राण के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। स्पर्श व्यंजन कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो सीधे आप बता सकते हैं घ। कैसे, क्योंकि घ जो है वो क वर्ग का है, मतलब कंठ से घ निकल रहा है। अगर आप बोल रहे हैं घ तो वो आपके गले से निकल रहा है। दूसरा ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है और तीसरा ये अघोष है, ठीक है, और ये महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, दूसरा और चौथा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर घ जो है वो आपका स्पर्श व्यंजन, कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। सघोष वर्ण कौन सा है, तो सघोष वर्ण बताइए कौन सा है। ब जो है वो आपका सघोष वर्ण है। क्या है, सघोष वर्ण है। आइए चलते हैं इसका व्याख्या पढ़ते हैं। ब जो है वो सघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झकृत होती हैं उन्हें सघोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि क है, ख है, च है, झ है, ट है, ठ है, त है, थ है, प है, फ है, श है, ख है, श है। ये किसके अंतर्गत आता है, अघोष के अंतर्गत आते हैं। और सघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो आपका होता है वो सघोष में आता है। मतलब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि अघोष मतलब 12, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग जो है उसके जितने भी वर्ण होते हैं वो आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। और सघोष 345, तो सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो आप तुरंत बस आप बता सकते हैं कि घोष वर्ण आपका क्या है, घोष वर्ण आपका ज है। कैसे ज है, आप ये
बताइए मुझे कि कैसे ज है, क्योंकि ये घोष को ही सघोष कहा जाता है। चाहे आप घोष कहिए या सघोष कहिए, बात एक ही है। तो सघोष में कौन कौन आता है? 345 मैंने आपको ट्रिक में बताया कि मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो ज जो है वो तीसरा है, तीसरे वर्ग के वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर ज जो है आपका क्या हो गया? घोष वर्ण हो गया। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण मैंने आपको बताया है कि अघोष के अंतर्गत 12 आता है। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग का जो भी वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है? अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो आप बता दीजिए कि कौन कौन सा है। तो यहाँ पर स जो है वो आपका क्या है? अघोष वर्ण है। क्या है? अघोष वर्ण है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मतलब आप जान ही रहे हैं कि 12। मैं बार बार ये चीज़ें आपको कह रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अघोष मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो अघोष होते हैं। तो आप बताइए कि क्या है यहाँ पर? अघोष क्या है? तो प जो है वो आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप तुरंत बता सकते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्ग कौन कौन से? आइए चलिए देखते हैं। स्वर तंत्र की बात कर रहा है तो उसके आधार पर 2 होते हैं, घोष और अघोष। घोष मतलब घोष बोलिए या सघोष एक ही है, और अघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झकृत होती हैं वे घोष होते हैं, और जिसमें नहीं होती वो अघोष होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हमने आपको बताया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? श, ख, श है। आपको कहाँ दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका सही हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो सीधे आप बता दीजिए कि ह जो है वो आपका ऊष्म व्यंजन है। ये भी पूछा गया है, अवर अधीनस्थ सेवा चयन में आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? ये तो आपको याद करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। आप तुरंत बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है? इया आता है। कौन सा आता है? इया आता है। मतलब आपका ऑप्शन बी सही है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हमने आपको बताया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? क्योंकि अंतस्थ व्यंजन आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन जो होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो आप बता दीजिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो य, र, ल, व जो है वो आपका कहीं दिख रहा है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी में आपका ये चीज़ सही है कि ये आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप बता दीजिए कि आपको कहीं दिख रहा है वह? यस, ऑप्शन सी में आपको वह दिख रहा है, ये सही है। तो आपका यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन में के लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आप बताइए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो यह जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो टोटल संख्या पूछ रहा है तो 8 हो गए। हिंदी शब्दकोश में झ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आप तुरंत बता देंगे कि क के बाद झ का क्रम आता है। अभी जब हम आपको क्रम से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे या आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, आपको वीडियो देंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा, तो आपको क्रम जो है शब्दकोश में क्रम की संख्या आपको पता चल जाएगी कि कौन सा अक्षर किसके बाद आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी शब्दकोश के क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो छ दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश में अगर क के बाद देखेंगे तो झ दिखाई देता है, क्योंकि छत्रज्ञ श, तो ये आपका किसके अंतर्गत भी आता है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आप बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए, पहला भी है आपका, उसके बाद दूसरा
नहीं, दूसरा आपका क्या है, उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। श ख श ह। छत्र श्र, आपका ये तीनों जो होता है वो संयुक्त व्यंजन है, लेकिन आपका जो ख है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है बल्कि उसमें व्यंजन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।